हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉ इन्फॉर्मेशन पे। कॉन्ट्रैक्ट के अगले सीरीज़ में हम पढ़ेंगे प्रतिफल के बारे में। प्रतिफल को इंग्लिश में बोलते हैं कंसिडरेशन। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन है प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। प्रतिफल के कौन से तत्व हैं? चलिए देखते हैं। प्रतिफल की परिभाषा: एक वैध संविदा का अत्यंत आवश्यक लक्षण न्यायोचित प्रतिफल तथा उद्देश्य है। यदि किसी करार में इसकी अनुपस्थिति होती है तो वह करार शून्य होगा, अर्थात बिना प्रतिफल के कोई भी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वह शून्य होगा। कोई भी वचन कानूनी रूप से तब तक लागू नहीं किया जा सकेगा जब तक कि दूसरा पक्षकार उसके लिए वचनदाता को कोई प्रतिफल न दे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 2D में प्रतिफल की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है: जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता, वचनदाता था जो वचन दे रहा है, वचन ग्रहीता जो वचन को ले रहा है, अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ कार्य किया है या उसके करने से अलग रहा है, अथवा कुछ कार्य करता है या उसके करने से अलग रहता है, अथवा कुछ कार्य के करने या करने से अलग रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या विरत या वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। फिर से एक बार देखेंगे। पहला, कुछ कार्य किया है या उसके करने से अलग रहा है। दूसरा, अथवा कुछ कार्य करता है या उसके करने से अलग रहता है। तीसरा, कुछ कार्य के करने या करने से अलग रहने का वचन देता है, तो ऐसे कार्य या विरत या उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। अब देखते हैं हम प्रतिफल के तत्व। ऊपर जो आप देख रहे हैं उसी का इंग्लिश में डिफिनीशन दी हुई है, तो हम आगे देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। प्रतिफल की परिभाषा के आधार पर इसके निम्नलिखित लक्षण दिखाए गए हैं। पहला, प्रतिफल कुछ कार्य का करना, कार्य से अलग रहना या वचन के रूप में हो सकता है। देखते हैं। प्रतिफल किसी कार्य को करने के लिए अथवा न करने के लिए दोनों ही रूप में ही हो सकता है। उदाहरणार्थ, खा को अपना स्कूटर 5,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव करता है। खा प्रस्ताव पर अपनी सहमति देकर 5,000 रुपये को दे देता है। यहाँ खा द्वारा भुगतान का कार्य प्रतिफल है, अर्थात जिसके बदले में हमें कुछ मिले। दूसरा उदाहरण, बा को 500 रुपये इस कारण से देता है कि बा के विरुद्ध मुकदमे में गवाही न दे। यहाँ बा द्वारा गवाही न देना के लिए प्रतिफल है, क्योंकि यहाँ किसी कार्य से विरत रहने का वचन दिया गया है। ठीक है, स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर किया जाना चाहिए। वचनदाता की इच्छा के बिना किया गया कोई भी कार्य राजनियम में प्रतिफल नहीं माना जाता है। प्रतिफल होने के लिए आवश्यक है कि यह वचनदाता की प्रार्थना पर ही किया गया हो। ठीक है, इस संबंध में दुर्गा प्रसाद वर्षद बालडेव 1881 3 ऑल 211 का मामला महत्वपूर्ण है। इस मुकदमे के अनुसार द्वारा जिलाधीश के कहने पर एक बाजार का निर्माण कराया गया। तदुपरांत बा ने को वचन दिया कि यदि वह उस बाजार में एक दुकान पाता है तो वह उस दुकान पर किए जाने वाले एजेंसी के व्यापार में एजेंसी के द्वारा बिक्री पर को कमीशन देगा। इस बात में यह निर्णय हुआ कि बा का कमीशन देने का वचन वैध नहीं था, क्योंकि बा के द्वारा उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। ने बा की इच्छा पर बाजार न बनवा कर जिलाधीश के कहने पर बनवाया है। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। प्रतिफल वचन ग्रहीता या अन्य किसी व्यक्ति की ओर से दिया जा सकता है। प्रतिफल के लिए आवश्यक नहीं है कि वचन ग्रहीता की ओर से ही हो, यह अन्य किसी व्यक्ति की ओर से भी हो सकता है और राजनियम में मान्य योग्य होता है। इससे संबंधित एक मामला है चिन्नैया राव वर्सेस रमैया 1881 4 137 का मामला महत्वपूर्ण है। इस मामले में ने अपनी समस्त संपत्ति अपनी बेटी बा को इस शर्त के साथ दी कि वह के भाई को कुछ रकम प्रतिवर्ष दिया करेगी। बा ने इस शर्त को मंजूर कर लिया। कुछ रकम वार्षिक देने का वचन लिखित रूप में दिया। थोड़े समय उपरांत बा ने यह रकम देना रोक दिया। इसके लिए के भाई ने मुकदमा दायर किया। बा ने अपने पक्ष में यह कहा कि के भाई की तरफ से उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। यह निर्णय हुआ कि के भाई की ओर से प्रत्यक्ष रूप से प्रतिफल न होकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिफल था, अर्थात ने प्रतिफल दिया था और वह मान्य है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रतिफल के बारे में। कल मैं बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।